वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर कन्हैया कुमार। मैं इस वीडियो में आज जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है सेरेब्रल पल्सी के बारे में। एक्चुअली बहुत दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, थोड़ा मैं काम में व्यस्त था। तो इसके बाद जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेरेब्रल पल्सी के बारे में, जिसको शॉर्ट में सीपी बोलते हैं। सीपी के वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे। जैसे अगर बोला जाए तो तीन मुख्य कारण है: प्रीनेटल, पोस्टनेटल और नियोनेटल। प्रीनेटल मतलब बर्थ जब होगा उसके पहले, जब बच्चा माँ के पेट में होगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रीनेटल। उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर माँ को चोट लग गया, या माँ स्लिप करके गिर गई, या कुछ खाने में या प्रोटीन की मात्रा कमी हो गई, जिसमें बच्चे को जो प्रोटीन चाहिए, जो फूड्स चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए, वो अच्छी तरीके से नहीं मिल पाया, वो उस कंडीशन में आते हैं प्रीनेटल में, जिससे बच्चा कमज़ोर रहता है। दूसरा कंडीशन होता है नियोनेटल, यानी कि बच्चा सबसे मेन हम लोग बोल सकते हैं अर्ली बर्थ, यानी कि 9 मंथ्स के पहले, बिफोर बर्थ होना, वो भी एक कारण होता है। क्लोज रिलेशन, जिनकी शादियां क्लोज में होती है, तो जिसका ब्लड का रिलेशन होता है, उस कंडीशन में भी सीपी के चांसेस होते हैं। और इसके बाद आएगा पोस्टनेटल। पोस्टनेटल होता है कि जिस कंडीशन में बच्चे, यानी कि बच्चे पैदा होते समय, ठीक है, होते समय क्या होगा कि स्लिप करके गिर गया, या हो सकता है कि इन्फेक्शन हो, बच्चे के ब्रेन में चोट लगा हो, फोर्सेप डिलीवरी हो, या डिलीवरी के बोलते हैं कि बच्चे का पैर पहले आता है फिर हेड बाद में, नहीं उल्टा जिसको बोलते हैं, बच्चे पैदा हो, तो वो सब कंडीशन में ब्रेन में प्रेशर पड़ने की वजह से भी होने का चांस रहता है। ठीक है। उसके बाद आता है कि आफ्टर बर्थ जो हो गया, उसके बाद एक सबसे मेन कारण होता है डिले क्राई। डिले क्राई मतलब लेट से रोना। लेट से रोएगा तो क्या होगा, लंग्स का जो फंक्शनिंग होगा वो लेट से होगा। जब लंग्स का फंक्शन लेट से होगा तो जो ब्रेन में ऑक्सीजन जाना चाहिए था वो लेट से जाएगा। तो जितना लेट होगा, जिस जिस एरिया में सप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे जो एरिया डैमेज होंगे, तो उस कंडीशन में सीपी होने का चांसेस रहता है। सीपी का जो डेफिनेशन है वो नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज बोलते हैं उसको। प्रोग्रेशन काफ़ी कम होता है। अगर परसेंटेज में बोला जाए तो मैक्सिमम 12 to 15% तक चांस होता है कि इसमें रिकवर या क्यूरेबल होने का चांस रहता है। फिजियोथेरेपी इसमें जो मेहनत करते हैं, जो वर्क करते हैं, उस कंडीशन में पेशेंट को, यानी बच्चे को, इतना तक उसको लायक या एबल करा देते हैं जिसमें कि वो खुद की डेली एक्टिव लिविंग, एडीएल जिसको बोलते हैं, वो खुद से कर सके। उसमें एक मेन चीज होता है चूज करने का, कि अगर सीपी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो डिपेंड करता है किस किस कंडीशंस के में हुआ है। यानी कि एक सबसे मेन कारण होता है कि कितना एरिया ब्रेन का जो है वो डैमेज हुआ है। उसी में डिपेंड करता है कि 4 या 5 कंडीशंस जो बताए थे, कि मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, ये सब कंडीशंस। सीपी 2 टाइप के होते हैं, एक स्पास्टिक सीपी और दूसरा होता है फ्लैसिड सीपी। स्पास्टिक सीपी में क्या होता है, दोनों में जो होता है मसल टोन बिल्कुल नहीं रहता है, और स्पास्टिसिटी जो होता है सीपी, उसमें क्या होता है कि स्पास्टिसिटी की वजह से हमेशा खिंचाव रहता है। ठीक है, खिंचाव रहता है तो हमेशा हाथ पैर खींचते रहता है। फ्लैसिड में क्या होता है, मसल्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और एक्टिविटीज और फंक्शंस बिल्कुल लॉस रहता है। ये सब कंडीशंस हो गए। सीपी में जो स्पास्टिक सीपी होता है, ठीक है, वो 2-3 तरह के होता है। उसकी एक सर्जरी भी होती है जिसमें कि स्पासिटी जो इंक्रीज करता है उसको कट करके
और इसको स्टिचेस दिया जाता है, लेकिन उससे क्यूरेबल नहीं होता है। सर्जरी के बाद भी क्या होता है, स्पेसिटी कुछ टाइम तक के लिए कम होता है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज कर जाता है। फ्लैसिड सीडी में फ्लैसिड जो सीपी है उसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि कंडीशंस होंगे उसकी सर्जरी होगी। बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट होते हैं मसल्स, उसमें पावर दोनों में बिल्कुल जीरो होता है, मसल स्टोन नहीं होता है। ये नहीं कि अगर स्पास्टिक का जो सीपी है वो अगर मूवमेंट्स कर रहा है, मतलब हाथ पैर खींच रहा है, तो उसमें पावर है, नहीं है, वो स्पासिटी की वजह से खींच रहा है। ठीक है, इस वीडियो में आज हम थोड़ा सा सीपी के फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम कुछ सीपी बच्चे के साथ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में प्रैक्टिकल करके बताएंगे। तो एक होता है कि अगर बच्चे डिले कराई हुआ या सीपी हो गया, तो एक सबसे मेजर रोल आता है माइलस्टोन का। माइलस्टोन एक ऐसा है जिसमें कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताता है। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर है। ग्रोथ जो होता है वो शरीर का होता है, और डेवलपमेंट जो होता है वो ब्रेन का होता है। ठीक है, इसमें 2-3 फंक्शंस आते हैं, जैसे ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। इस दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रॉस मोटर होगा जो ओवरऑल बॉडी का एक्टिविटीज होगा, मूवमेंट्स होगा, और फाइन मोटर में जनरली हैंड्स का जो एक्टिविटीज और फंक्शंस होगा उसको हम लोग फाइन मोटर में करते हैं। जैसे फाइन आर्ट्स वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं वो फाइन आर्ट्स में आते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शन में लोग पैर से भी ड्राइंग वगैरह करते हैं, तो वो एक्सेप्शन में आते हैं। और हाथ में जैसे मान लिया कि खाना खाना, पेन से लिखना, कपड़े पहनना, कपड़े साफ करना, ये सब आता है। और ड्राइंग करना, लिखना, ठीक है, होल्ड करना, पकड़ना, तो ये सब आते हैं फाइन मोटर एक्टिविटीज में। और ग्रॉस मोटर में आएंगे चलना, बैठना, उठना, सारा जो आता है ग्रॉस मोटर में। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे माइलस्टोन के बारे में। माइलस्टोन में जो होता है वो 1 से 1 मंथ को छोड़ के बाकी 3 to 4 मंथ्स में बच्चे जो होते हैं वन साइडेड, यानी कि राइट या लेफ्ट साइड करवट लेना शुरू करते हैं। और उसके बाद 4 to 5 मंथ्स में उसको बिठाना शुरू कर देते हैं, यानी कि, और 6 to 7 मंथ में वो बोथ साइड, यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड करवट उल्टा लेट के गर्दन उठाते हैं। 9 मंथ में क्या होता है कि सपोर्टिंग के साथ वो खड़े होते हैं। और अप टू 12 मंथ्स, यानी 1 साल में बच्चे कुछ स्टेप्स इंडिपेंडेंट चलना शुरू कर देते हैं। ये सारे एक्टिविटीज़ अगर बच्चे में नहीं है, टाइम के हिसाब से नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे को मैंने देखा है यहाँ पे कि 1 साल के हो गए हैं, 6 मंथ के हो गए हैं, 8 मंथ्स के हो गए हैं, लेकिन वो बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर बैठते भी हैं, अगर बैक का मसल्स ठीक है तो नेक क्या इस तरह से नीचे झुका हुआ है, यानी कि फ्लॉपी नेक हुआ है, मतलब नेक का जो मसल्स है उसमें पल्स पावर नहीं है। अगर है भी थोड़ा सा मूवमेंट्स करते हैं तो एलिमिनेटेड ग्रेविटी, यानी कि उठाएंगे तो इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से जाएगा, यानी कि पावर 2 के आसपास रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग अब आते हैं फिजियोथेरेपी पार्ट में कि क्या क्या करेंगे। कुछ कुछ एक्टिविटीज, कुछ कुछ डिस्कशन कर रहे हैं कि नेक अगर फ्लॉपी नेक है तो नेक का प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, नेक का पोजिशनिंग करवाएंगे, और उल्टा लेट के चेस्ट के पास पिलो रख के नेक को उठाने की कोशिश करवाएंगे, ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे। अभी मोबाइल का टाइम है तो मोबाइल में वीडियोस दिखाएंगे जिससे बच्चा अट्रैक्टिव होकर सर को उठाएंगे, कोशिश करेंगे। और अपना हैंड से सुपाइन लाइन में लेके नेक के पास, सर्वाइकल के पास अपना हाथ रख के उसको एक्टिविटीज़ कराएंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। उसके बाद अगर जो थेरेपी है लो बैक, यानी कि कमर में अगर वो बैठ नहीं पा रहा है, तो कमर के लिए होल्डिंग करके सबसे एक बेस्ट आती है हिप्पोथेरेपी, यानी कि उसको बोलते हैं हॉर्स राइडिंग थेरेपी। यानी कि हॉर्स में राइडिंग होने से अपर ट्रंक, लोअर बैक, क्वाड्रेटस लंबोरम, ग्लूटियस मसल्स, श्वास मेजर मसल्स, माइनर मसल्स, ये सारे मसल्स की क्या होती है, एक्टिविटीज और स्ट्रेंथन होती है, जिससे मसल्स पावर आते हैं और बच्चे धीरे धीरे बैठना शुरू करते हैं। अदर है स्टैंडिंग, क्वाड्रिसेप्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, इसका स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, और काफ मसल्स का स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, डोर्सी और प्लांटर फ्लेक्शन करवाएंगे,
धीरे धीरे मसल्स पावर जब इंक्रीज करेगा तो बच्चे खड़े होने शुरू करेंगे। खड़े होने के बाद एक आता है होल बॉडी वाइब्रेटर, यानी कि उसमें बच्चे को खड़े कर देंगे और वाइब्रेटर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, होल बॉडी वाइब्रेटर थेरेपी। एक आता है सस्पेंडेड ट्रेडमिल। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो होता है वो बच्चे को चलने पे डिपेंड करता है, मूवमेंट्स कराते हैं। तो एक आता है सस्पेंडेड ट्रेडमिल, यानी कि बच्चे को लटकाया जाता है कमर से लेके एक्जिला तक, यानी कि कमर से लेके एक्जिला तक बेल्ट लगाते हैं और उसको एक हाइट पे उसको हैंग करते हैं और पैर को टच कराते हैं ट्रेडमिल के बेल्ट पे जहां वो बेल्ट मूव करेगा, और उसके डबल ट्रिपल वेट जो है आगे लगाते हैं जिससे कि बॉडी बैलेंस रहे। ठीक है, और ट्रेडमिल जो सस्पेंडेड ट्रेडमिल है वो बैलेंस्ड रहे। उसको धीरे धीरे स्पीड 1 स्पीड 2 में चलवाने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं कर रहा है तो थेरेपिस्ट उसका पैर पकड़ के अपने हाथ से मूवमेंट्स कराते हैं और वॉकिंग कराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसका वॉकिंग होगा और वॉकिंग के साथ साथ मूवमेंट के साथ साथ स्ट्रेंथनिंग होगा। धीरे धीरे पावर अगर आएंगे तो बैलेंस बोर्ड पे उसको बैलेंसिंग कराएंगे। स्विस बॉल जिसको बोलते हैं, जिम बॉल बोलते हैं या सीपी बॉल बोलते हैं, सब सेम होता है। उसमें मैक्सिमम मसल्स, अपर ट्रंक, लोअर मसल्स, नेक मसल्स, बैक मसल्स, और सबसे मेन जो इसमें आता है वो होता है कोर मसल्स, यानी एब्डोमिनल मसल्स। इसकी एक्टिविटीज हम कराएंगे और ये स्टैंडिंग में काफ़ी हेल्प करता है। अगर कोर मसल्स वीक है, एब्डोमिनल मसल्स वीक है तो बच्चा झुक जाएगा, बैठ नहीं पाएगा, खड़ा हुआ तो झुका हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद और धीरे धीरे पावर जब ये होगा तो उसको हिप होल्ड करेंगे और बाकी अपर पोर्शन को बोलेंगे नीचे बेंड करने के लिए और फिर सीधा करवाएंगे। एक होती है मिरर थेरेपी, यानी कि मिरर के पास बच्चे को खड़ा करेंगे और खड़ा करने के बाद उसको बोलेंगे नीचे झुकना है, फिर सीधे होना है, फिर नीचे झुकना है, फिर सीधे होना है। और उसके बाद एक और थेरेपी आती है, इसको बोलते हैं बॉक्स मिरर थेरेपी, यानी कि एक जो हाथ है, जो इन्फेक्टेड हाथ है, ठीक है, उसको क्या करेंगे कि बॉक्स के बाहर रख देंगे मिरर के पास, और मिरर बॉक्स में मिरर लगा हुआ रहेगा तो वो बाहर में रहेगा, और एक हाथ को बॉक्स के अंदर कर देंगे और अंदर वाले हाथ को मूवमेंट्स कराएंगे तो ऑटोमेटिक होगा कि उसके चलते दूसरा हैंड में भी एक्टिविटीज या मूवमेंट्स आना शुरू होंगे, धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अदर वीडियो में भी हम आएंगे प्रैक्टिकल के साथ। धन्यवाद।